नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, द पार्ट ऑफ द माइंड मोस्ट एसोसिएटेड विद इनफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का वह भाग जो अप्रभावी व्यक्तित्व विकास से सबसे अधिक संबंधित है वह है ऑप्शन 1 कॉन्शियस, ऑप्शन 2 अनकॉन्शियस, ऑप्शन 3 सबकॉन्शियस एंड ऑप्शन 4 सेमी कॉन्शियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो अप्रभावी व्यक्तित्व विकास से संबंधित होता है और वह होता है अनकॉन्शियस या अचेतन मन। तो इसमें जो अचेतन मन होता है, इसमें होता क्या है कि यह मन का सबसे गहरा स्तर है, सबसे क्या है डीप लेवल होता है मन का, जिसमें जो दबी हुई इच्छाएं, अनुभव, डर और आघात स्थित होते हैं। तो यह अप्रभावी व्यक्तित्व विकास से सबसे अधिक संबंधित है। तो फ्रायड ने कहा था कि हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार, पर्सनालिटी और बिहेवियर का पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जिसका पड़ता है वह है अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग पेशे में भारतीय उपचर्या परिषद की भूमिका है। ऑप्शन 1 नर्सिंग पंजीकरण प्रदान करना, ऑप्शन 2 नर्सों को नौकरी प्रदान करना, ऑप्शन 3 नर्सिंग कार्यक्रम को विनियमित करना, ऑप्शन 4 नर्सिंग परीक्षा आयोजित करना। तो नर्सिंग पेशे में, नर्सिंग प्रोफेशन में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की भूमिका होती है, यह होती है नर्सिंग प्रोग्राम्स को रेगुलेट करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV पॉजिटिव रोगियों में रोग की प्रगति और प्रतिरक्षा स्थिति की निगरानी के लिए किस प्रयोगशाला परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 CD4 टी सेल काउंट, ऑप्शन 2 HIV वायरल लोड, ऑप्शन 3 कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन 4 लीवर फंक्शन टेस्ट। तो HIV पॉजिटिव जो रोगी होते हैं उनमें जो रोग किस प्रकार से बढ़ रहा है और हमारी शरीर की प्रतिरक्षा कैसे काम कर रही है, इसका मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो टेस्ट का प्रयोग करेंगे यह होता है CD4 और टी सेल काउंट। इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 प्रोटेक्टिव, ऑप्शन 2 रेगुलेटरी, ऑप्शन 3 बॉडी बिल्डिंग एंड ऑप्शन 4 एनर्जी यील्डिंग। कार्बोहाइड्रेट और वसा से जो भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं इनको ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, एनर्जी यील्डिंग बोला जाता है। इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा के निष्कासन के दौरान मरीज को एब्डोमेन के निचले हिस्से में सविरामी असुविधा का अनुभव होता है, यह किस कारण होता है? ऑप्शन 1 डायलेशन ऑफ वजाइना, ऑप्शन एपिसियोटोमी, ऑप्शन 3 डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, ऑप्शन 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सविरामी असुविधा, यहाँ पर जो हिंदी शब्द दिया गया है इसका मतलब है कि ऐसा दर्द होगा, ऐसी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसमें जो लगातार होगी, ये रुक रुक कर होने वाला दर्द नहीं होगा। तो यह होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा के निष्कासन के दौरान मरीज को एब्डोमेन के निचले हिस्से में सविरामी असुविधा का अनुभव होता है, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 डायलेशन ऑफ वजाइना, ऑप्शन 2 एपिसियोटोमी, ऑप्शन 3 डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, ऑप्शन 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रसव का जब तीसरा चरण होता है तो इसमें प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। इसमें मरीज को पेट के निचले हिस्से में सविरामी असुविधा, सविरामी का मतलब होता है ऐसी असुविधा, ऐसी प्रॉब्लम
जो रुक रुक कर फिर से होने लगती है, रुक रुक कर दर्द होने लगता है, तो यह होता है किस कारणों से? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस से पीड़ित बच्चों में कौन सी कपाल तंत्रिका असामान्यता एबनॉर्मेलिटी देखी जा सकती है? ऑप्शन 1 जीभ का विचलन, यह संबंधित है क्रेनियल नर्व कॉइल से। ऑप्शन 2 फेशियल पैरालिसिस। ऑप्शन 3 ऊपर की ओर देखने में क्षीणता, सनसेट आइज। और ऑप्शन 4 है लॉस ऑफ स्मेल। क्रोनिक हाइड्रोसेफेलिस से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, इनमें सनसेट की स्थिति देखने को मिलती है, तो ऊपर की ओर बच्चे नहीं देख पाते हैं, और यह कारण होता है हाइड्रोसेफेलिस के कारण, सीएसएफ में प्रेशर बढ़ने के कारण। और ये जो तंत्रिका संबंधित होती है, जिस एब्नॉर्मेलिटी से यह संबंधित होता है, वह है क्रेनियल नर्व थर्ड। इसलिए यहां पर तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक। पारंपरिक व्यवसायों से संबंधित एक अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह का मतलब है जब एक निश्चित समूह में लोगों की शादियां होती हैं, तो आपने देखा होगा एक निश्चित जाति में शादियां होती हैं जिनका की जो व्यवसाय है वो समान है, तो उनको क्या कहते हैं? जाति, संपदा, वर्ग, दास्ता। तो यह होती है जाति। एक निश्चित जाति में, यह हमारे भारत देश में चलता भी है कि एक निश्चित जाति के लोग ये जो काम करते आ रहे हैं उनको पारंपरिक व्यवसाय कहते हैं, और उसी में जब लोगों की शादियां होती हैं तो जाति से संबंधित ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे परिदृश्य में जहां कई अभिघात रोगी एक साथ आते हैं और साथ ही साथ वे अस्थि क्षतियों से ग्रसित हैं, तो संसाधन आवंटन को निर्देशित करने वाला नैतिक सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में जहां पर अचानक से ट्रॉमा के कई पेशेंट एक साथ आ जाते हैं किसी कारणवश, कोई एक्सीडेंट के कारण, जब इस प्रकार से कोई समस्या आती है और हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ती है और इनमें बोन फ्रैक्चर भी है, तो इस प्रकार से जब हम लोग उनको संसाधन आवंटित करेंगे, क्योंकि हो सकता है सबको इस समय बिस्तर उपलब्ध ना हो पाए, बेड ना उपलब्ध हो पाए, तो यह हम लोगों का सिद्धांत बनता है कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनको न्याय किया जाए जस्टिस के साथ। जो व्यक्ति, जो पेशेंट अधिक गंभीर है उसको पहले देखना है और उसको पहले बिस्तर देना है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थोपेडिक नर्सिंग के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन सूचक जिसकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 रोगी लिंग वितरण है। ऑप्शन 2 प्रवेश से लेकर छुट्टी तक कार्यात्मक सुधार है। अस्पताल में समग्र मृत्यु दर है। प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए दिए गए आदेशों की संख्या है। तो यहाँ पर जब बात होती है आर्थोपेडिक नर्सिंग का, तो प्रमुख प्रदर्शन सूचक यह होता है जिसकी निगरानी करनी चाहिए कि जब भी व्यक्ति एडमिट हुआ है, कोई मरीज एडमिट हुआ है और कभी जब वो छुट्टी हो रही है, तो उसके बीच में फंक्शनल सुधार होना चाहिए। उसके जो अंग हैं, उसके जो कार्य कर रहे हैं, जहां पर बोन में फ्रैक्चर वगैरह आ गया था, वो जुड़ जाना चाहिए। तो इसकी हम लोगों को निगरानी अवश्य करनी चाहिए, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronic gout is characterized by multiple joint involvement with the presence of podagra, bursae, tophi and pain। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 टॉफी। टॉफी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि गाउट में जमा हो जाते हैं। जब यूरिक एसिड किसी कारण से हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसके क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं और यह क्रोनिक गाउट का एक लक्षण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोटल एंकल की पुनः स्थापन सर्जरी के रोगी को निम्नलिखित में से किस गतिविधि से बचना चाहिए? ऑप्शन 1 प्रभावित टखने का एबडक्शन एक्सरसाइज। ऑप्शन 2 6 सप्ताह तक प्रभावित पैर पर भार रखना, भारी वस्तुएं उठाना और पीठ के बल सोना। तो जब एंकल की सर्जरी हुई हो,
रिप्लेसमेंट हुआ हो, ऐसे मरीजों को 6 सप्ताह तक जो प्रभावित पैर है जिसकी सर्जरी हुई हो उस पर भार रखने के लिए मना किया जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, O2 की उपस्थिति में 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मुक्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है? ऑप्शन 1 वेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन 2 स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ऑप्शन 3 कैलोरीफिक वैल्यू एंड ऑप्शन 4 कैलोरी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 ग्राम जो खाद्य पदार्थ होता है उसका पूर्ण दहन से जो मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा होती है उसको कहा जाता है कैलोरी मान, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृतिजन स्थिति के निदान के लिए पृष्ठीय और गहरी विक्षेपी डीप सीटेड लेसेंस की महीन सुई द्वारा एस्पिरेशन से एकत्रित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, ऑप्शन 2 साइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन 3 मेडिकल जेनेटिक्स एंड ऑप्शन 4 हेमेटोलॉजी। तो जब बात होती है डीप सीटेड लीसेंस की, किसी कारणवश जब शरीर में कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है, तो उससे इंजेक्शन द्वारा, नीडल द्वारा, यहाँ पर एक फाइन नीडल होती है, सैंपल लेकर के स्लाइड पर रखते हैं, इसको कहते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो यहाँ पर यही हो रहा है, फाइन नीडल, महीन सुई का मतलब होता है फाइन नीडल और चूषण मीन्स होता है एस्पिरेशन। तो एस्पिरेट करके यहाँ पर सैंपल एक रखा जाता है स्लाइड पर, और ये जब स्लाइड पर उसका फिर जांच किया जाता है, तो ये जो विज्ञान की शाखा होती है इसको हम लोग कहते हैं साइटोपैथोलॉजी, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी RH असंयोजकता के कारण नवजात शिशु की गंभीर हीमोलिटिक डिजीज के प्रबंधन है? ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक, ऑप्शन 2 IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ऑप्शन 3 एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड ऑप्शन 4 फोटोथेरेपी। तो जब बात होती है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की, तो शिशु में जो सीवियरिटी होती है उसमें कई प्रकार की सीवियरिटी देखने को मिलती है, तो इसके बचाव के लिए जो बचाव के तरीके होते हैं इसमें क्या है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, और मैनेजमेंट में IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया जाता है, ब्लड एक्सचेंज किया जाता है तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, और फोटोथेरेपी भी की जाती है। जो इसमें शामिल नहीं है वह होता है ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टोग्राफ में पल्स को हर 30 मिनट में रिकॉर्ड किया जाता है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? PR, क्रॉस, एरो, डॉट। पर्टोग्राफ में प्रत्येक 30 मिनट में पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसे जो है जिससे चिन्हित करेंगे उसका नाम है डॉट या बिंदु, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रसवोत्तर काल के दौरान प्लेसेंटल साइट विरोहित हो जाती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 ग्रेन्युलेशन, ऑप्शन 2 डेसिडुअल शेडिंग, ऑप्शन 3 सीसाटराइजेशन, ऑप्शन 4 रीजनरेशन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही होगा, रीजनरेशन। तो होता क्या है कि प्रसवोत्तर काल प्यूपेरियम पीरियड के दौरान जो प्लेसेंटल साइट होती है विरोहित हो जाती है। विरोहित का मतलब है इनवोल्यूशन होना। इनवोल्यूशन मीन्स अपनी पूर्व की स्थिति में जो यूट्राइन कंडीशन है, यूट्राइन स्ट्रक्चर है, वो अपनी पहले की स्थिति में आ जाती है। तो इस क्रिया को कहा जाता है रीजनरेशन, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूट्रस में प्लेसेंटा लगा होता है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो उसके बाद कुछ समस्याएं भी होंगी, और उसी के बाद ये क्रिया होती है जिसमें प्लेसेंटल साइट विरोहित हो जाती है। विरोहित मीन्स इनवॉल्यूटेड हो जाती है, अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मस्तिष्क ट्यूमर में कई निक्षेपों की उपस्थिति होती है जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं और नॉर्मली ग्रे और व्हाइट मैटर जंक्शन पर स्थित होते हैं?
ऑप्शन 1 मेडुलोब्लास्टोमा, ऑप्शन 2 मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन 3 ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ऑप्शन 4 एपेंडाइडोमा। मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसे सेकेंडरी ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि मेटास्टेसिस का मतलब होता है ये किसी अंग से होकर के ब्रेन में आता है। तो इसका जो डिपोजिशन होता है यह होता है ग्रे और व्हाइट मैटर के जंक्शन पर। तो इसको कहते हैं ऑप्शन 2 मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर।